गुड मॉर्निंग एवरीबडी। इसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्राउनिंग के बारे में हम पढ़ चुके थे। ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में हम पढ़ चुके। और ये जो पोएम माय लास्ट डचेस ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। आज हम अपनी इस पोयम को, इस लिरिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे, इसमें कवि क्या कहना चाहता है। फिर से एक बार छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। These lines have been taken from the poem My Last Duchess by Robert Browning. The poem is in the form of a dramatic monologue, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। कविता की जो फॉर्म है वो नाटकीय एकालाप के रूप में लिखी गई है। इन द पोयम द स्पीकर इज ड्यूक ऑफ फरेरा, एन इटालियन ड्यूक, जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। रिवील्स हाउ आउट ऑफ जेलसी, वो बताता है किस प्रकार ईर्ष्या के कारण ही गॉट हिज वाइफ प्रीवियस वाइफ मर्डर, कि इसने किस तरीके से अपनी पूर्व पत्नी की हत्या कर दी। Here the Duke is talking to the envoy of the Count, whose daughter he is going to marry. He shows to that envoy the painting of his previous wife as it is done on the wall. He says, "That is my last duchess." संकेत करता है दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। कवि अपनी मृत पत्नी के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहता है, ये मेरी मृत पत्नी का चित्र है, इसे देखो। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, और ये जो चित्र है ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि डचेस वॉज स्टिल लिविंग। When they were talking, duchess were still living, अभी भी जीवित है, बिल्कुल लिवलिंग, सजीव रूप में जैसे दिखाई दे रहा हो उसका चित्र। Now the Duke regrets it a wonderful painting. regards. कवि इस कविता का, इस चित्र को एक बहुत ही चमत्कारिक चित्र के रूप में देखता है। कहता है ये बहुत ही चमत्कारिक, आश्चर्यजनक है, और वो सोचता है कि ये कार्य, ये चित्र जो बनाया गया है इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर तरीके से बाय द पेंटर फ्रॉ पेंडोल्फ। अब यहाँ पर कवि जो है वो फ्रॉ पेंडोल्फ नामक एक काल्पनिक चित्रकार का नाम लेता है, और वो कहता है कि मैंने इस नाम को जानबूझकर लिया है, नोइंगली, क्योंकि अनेक व्यक्ति हैं जो उसकी पत्नी के चरित्र पर दोष लगा सकते हैं, इसलिए उसने ये नाम लिया है फ्रा पेंडोल्फ। नाउ आई वुड लाइक टू क्लियर द मीनिंग ऑफ फ्रा। फ्रा इज ए शॉर्टन device of frate, means फ्रेरियर, means साधु किस्म का व्यक्ति, संत किस्म का व्यक्ति, पादरी किस्म का व्यक्ति, चरित्र से बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्ति, उसका नाम कवि जो है वो कहता है मैं जानबूझकर ले रहा हूँ फ्रा पेंडोल्फ का नाम, ताकि कोई भी मेरी पत्नी के चरित्र के ऊपर आंच ना दिखा सके, उसके ऊपर कोई बात ना कर सके। नाउ ही सेज द पेंटर, कि उस चित्रकार ने थ्रू आउट द डे एंड आफ्टर हिज डेज लेबर, एक तो पूरा दिन और पूरे दिन के परिश्रम के बाद, द पिक्चर एज पेंटेड ऑन द वॉल वाज रेडी, इस चित्र को तैयार करके, जैसा कि दीवार पर लगी हुई है, इस चित्र को तैयार करके उसने दीवार पर लगाया, पूरा दिन मेहनत करके, और मेहनत के बाद दीवार पर लगा दिया गया।
द ड्यूक वेरी कनिंगली रिवील्स दैट, बड़ी चतुराई से बताता है, ही कुड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, कि वो किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता है, टू पेंट द पिक्चर, कि वो अपने पत्नी के चित्र को किसी दूसरे से बनवाता, एक्सेप्ट ए मॉन्क, अर्थात एज आई एक्सप्लेन यू, फ्रा मीन्स साधु किस्म का आदमी, संत किस्म का आदमी, उच्च कोटि के चरित्र वाला व्यक्ति ही उसके पत्नी के चित्र को बना सकता था, इसके अलावा वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था और वो नहीं बनवा सकता था अपनी पत्नी का चित्र। फिर कहता है चित्र बड़ा ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही, और बताता है कि यह चित्र को फ्रा पेंडोल्फ नाम के चित्रकार के द्वारा बड़े ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इस चित्र को बनाने में उसे पूरा का पूरा दिन एक लग गया और पूरे दिन के परिश्रम के बाद यह जो चित्र दीवार पर अंकित है बनकर तैयार हुई है। बड़ी चतुराई से उसने ये बात बता दी कि मैंने एक साधु किस्म के व्यक्ति को इस काम के लिए अपॉइंट किया था। ड्यूक फिर दूत से कहता है कि उस चित्र को सामने बैठकर उसकी पत्नी के चित्र को देखे, बैठो और उसकी पत्नी के इस चित्र को देखो। वह उससे बैठने का आग्रह करता है, विल यू सिट प्लीज, क्या आप बैठेंगे? और यह उसका आदेश जैसा प्रतीत होता है कि जैसे वो उसको आदेश दे रहा है। ड्यूक बहुत बड़ा आदमी है और दूत जैसे सर्वेंट किस्म का व्यक्ति है। जब वह दूत बैठ जाता है तो ड्यूक कहता है कि उसने फ्रा पेंडोल्फ का नाम तो जानबूझकर लिया है, जैसा मैं बता ही चुकी हूँ। उसने जानबूझकर सन्यासी को इस काम के लिए चुना है। उसने ऐसा इसलिए किया था कि अनेक आदमी जो ड्यूक और डचेस को नहीं जानते थे, सोच सकते थे कि डचेस और चित्रकार के बीच क्या पता प्रेम संबंध रहे हो। ड्यूक अपने अनुभव के आधार पर यह जानता है कि आगंतुक लोग जो हैं वो इस चित्र को किस भावना से देखते हैं। इस चित्र को देखकर वह अवश्य ही यह अनुभव करने लगते हैं कि डचेस और चित्रकार के बीच निश्चय ही प्रेम संबंध रहे होंगे। ड्यूक उस दूत से कहता है कि इस तस्वीर पर से पर्दा हटाने का अधिकार केवल मुझे ही है, यानी ड्यूक को ही है। वही उसका आनंद उठा सकता है और कोई नहीं इसका आनंद उठा सकता है। वही बाहर से आने वालों को पर्दा उठाकर यह चित्र दिखला सकता है। जब वह आगंतुकों को पर्दा उठाकर यह तस्वीर दिखलाता है तो वह इस तस्वीर को बनाने वाले कारीगर की प्रतिभा पर आश्चर्य करने लग जाते हैं, क्योंकि वह चित्र बिल्कुल जीता जागता, बिल्कुल लिवली, बिल्कुल सजीव दिखाई दे रहा है। डचेस की रहस्यमय मुस्कुराहट उन दर्शकों, अजनबियों को मनोरंजन प्रदान करती है। उस चित्र को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ड्यूक से वह पूछना चाह रहे हों कि यह सच्ची व सजीव मुस्कुराहट का रूप इसमें कैसे अंकित किया जा सका है। पर साहस की कमी के कारण आगंतुक जो लोग हैं उनमें साहस की कमी है, साहस नहीं है कि वो ड्यूक से इस बात को पूछ सके। ड्यूक उस दूत से कहता है कि वह प्रथम व्यक्ति ही नहीं है जिसके मन में यह जानने की उत्सुकता उत्पन्न हुई है। जिन्होंने भी अब तक इस चित्र को देखा है उन सभी के मन में इस बात को जानने की उत्सुकता हुई है कि इस चित्र में इतनी सुंदर हंसी जो है, चेहरे पर इतने सुंदर जो रेड स्पॉट आया है मुस्कुराहट का, वो किस तरीके से आया है। कवि कहना चाहता है The strangers are amazed. आश्चर्यचकित हैं। The amazement of the stranger is also due to the mystery of the happy glance of the duchess, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में रहस्य भी छिपा हुआ है। The Duke tells him that after seeing the painting, it seemed as if those visitors, all the visitors, wanted to ask the Duke how the face of the Duke could come to possess such an earnest look about it. चेहरे पर इतनी गंभीरता भरी मुस्कुराहट है, रहस्य भरी मुस्कुराहट है कि सभी जो अजनबी हैं वो आश्चर्यचकित हैं, लेकिन किसी में भी पूछने का साहस नहीं है कि ऐसी मुस्कुराहट किस वजह से आई, किस कारण से आई। The people would have put the question to the Duke
पूछते तो सही वो लोग, बट दे हैव नो करेज। द ड्यूक बट बीइंग अफ्रेड ऑफ द ड्यूक्स रिएक्शन, वो लोग ड्यूक के प्रतिक्रिया से डरते हैं। दैट दे नेवर हैड द करेज टू आस्क दिस क्वेश्चन, उनमें कभी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। द ड्यूक टेल्स द एनवॉय, फिर वो बताता है खुद ही कि दैट ही वॉज नॉट द फर्स्ट, आप पहले ही नहीं हैं। काय के लिए? टू हैव द इंक्वायरिंग थॉट इन हिज माइंड, कि तुम्हारे दिमाग में पहली बार इस प्रकार के पूछताछ वाले विचार आए हैं, तुम ही प्रथम नहीं हो। ऑल दोज हु सॉ द पेंटिंग हैड द सेम क्यूरियोसिटी, जितने भी लोग अब तक, जितने भी लोगों ने इस चित्र को देखा है, सभी के चेहरे पर वो आश्चर्य के भाव आए हैं। तो इस पद में 1 से 13 लाइनों के बीच हमने देखा सबसे पहले कि किस प्रकार से पोएट ब्राउनिंग अपने जो पत्नी है, मृत पत्नी का चित्र है, उसको प्रकट करता है, उसके बारे में बताता है। फिर उसको उसने किससे बनवाया, इस बात को बता रहा है। उसने ये भी बताया कि उसने पर्टिकुलर उस व्यक्ति से ही उस चित्र को क्यों बनवाया, वो इसके बाद ये बताता है। और उसके बाद वो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है वो बताता है। कुल मिला के कहना मैं चाहूंगी, द ड्यूक कमेंट्स अपॉन द लुक ऑन द डचेस फेस, सबसे पहले उसके चेहरे को देखता है और उस पर कमेंट करता है। देन अब हम कल जो पढ़ेंगे वो है, देन ही गोज ऑन टू डिस्क्राइब हर नेचर, वो उसकी प्रकृति बताएगा। हिज, उसके बाद परसों जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हिज ग्रोइंग डिस्गस्ट विद हिज आउट, अपनी नफरत को बताएगा कि किस प्रकार से वो नफरत करता है। एंड द फाइनल स्टेप, और अंतिम चरणों में वो बताएगा ही टुक टू रिड हिमसेल्फ, कि किस प्रकार से उसने मुक्ति प्राप्त कर ली टू हर अनवेलकम प्रेजेंस, उसकी इस दुखद उपस्थिति से किस प्रकार से उसने मुक्ति प्राप्त की। तो आज हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि किस प्रकार से जो ड्यूक ऑफ फरेरा है वो काउंट को अपनी लास्ट पत्नी, मृत पत्नी के चेहरे के बारे में बता रहा है। उसको उसने किससे बनवाया, कितना समय लगा इसको बनाने में, और ये चेहरा कैसा दिखाई देता है, और लोगों की जो आगंतुक हैं, जो दर्शक हैं, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है जब वो लोग इस चित्र को देखते हैं। एक बात और वो ये कहता है कि सिर्फ उसी को अधिकार है, मोनोपोली है उसी की, कि मैं ही इस चित्र को देख सकता हूँ और दर्शकों के सामने इस चित्र के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है उसको सिर्फ आई माई सेल्फ, मैं ही इसको पुट आउट कर सकता हूँ। नन इज अलाउड टू ड्रॉ द कर्टेन, कुछ दूसरे को बिल्कुल भी अनुमति नहीं है कि वो इस पर्दे को सरका सके या इसके चेहरे को देख सके। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ड्यूक जब बोल रहा है तो उसकी साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान के, उसकी मनोवैज्ञानिक विचारधारा हमारे सामने आ रही है। कितना घमंडी यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ हूँ बस मैं हूँ। ये एक इटालियन रिप्रेजेंटेटिव है, ड्यूक ऑफ फरेरा जो है वो उसके घमंड को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं खुद ही हूँ, और मैंने जानबूझकर, किस प्रकार से वो जेलस फील करता है, किस प्रकार से वो सस्पिशियस है, शंकालु है कि अगर मैंने अपनी पत्नी के चित्र को किसी और से बनवा लिया होता तो लोग क्या पता मेरी पत्नी के चरित्र के बारे में क्या क्या कहते। तो यहाँ पर ड्यूक जो है उसका चरित्र हमारे सामने आ रहा है। सबसे पहले जेलस, ईर्ष्यालु किस्म का व्यक्ति है, सस्पिशियस किस्म का व्यक्ति है, घमंडी किस्म का व्यक्ति है। हमारे सामने ये 3 विशेषताएं आ चुकी हैं, और इटालियन रिप्रेजेंटेटिव वो है। इसके साथ आज के लिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके मन मस्तिष्क में कोई क्वेश्चन चल रहा हो इन पंक्तियों को लेकर
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। धन्यवाद।